गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इस चर्चा में आपका स्वागत है। लगभग हर बड़ी कंपनी की वेबसाइट पर एक लाइन जरूर लिखी होती है, हमारे लोग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लगता तो है, लेकिन सवाल ये है कि कितनी कंपनियां सच में इस बात को मानकर चलती हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। और आज हम इसी फर्क के पीछे की जो पूरी व्यवस्था है उसे समझने वाले हैं। हाँ, हमारे पास द फाउंडेशंस एंड आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम के दस्तावेज से कुछ अंश हैं। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनियां सच में अपने लोगों में निवेश करती हैं वो ऐसा कैसे करती हैं। हम मानव संसाधन विकास यानी एचआरडी के बारे में बात करेंगे और इसे सिर्फ एक कॉर्पोरेट शब्द नहीं बल्कि एक असरदार रणनीति के रूप में समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि ये उस एचआर डिपार्टमेंट से कैसे अलग है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ छुट्टियां मंजूर करने या सैलरी स्लिप भेजने के लिए जानते हैं। हाँ, वो एक बहुत जरूरी अंतर है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्रोत में एक बहुत सीधी सी परिभाषा दी गई है। अच्छा, एचआरडी का मतलब संगठन में लोगों को विकसित करना है ताकि व्यक्ति और संगठन दोनों एक साथ विकसित हों। ये सुनने में तो बड़ा आदर्श लगता है, लेकिन इसका असली मतलब साझेदारी में छिपा है। ये कोई चैरिटी नहीं है जो कंपनी कर रही है। ये एक समझदारी भरा निवेश है। सोचिए, अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि कंपनी उसकी तरक्की में दिलचस्पी रखती है तो वो उस कंपनी के लिए और ज्यादा मेहनत करेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश है जिसमें दोनों का फायदा हो, जहां दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये निवेश वाला विचार है हमें। दस्तावेज कहता है कि ये एक नियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया है। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है कि चलो इस हफ्ते टीम को एक ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। 1969 में लियोनार्ड नैडलर ने इसे परिभाषित करते हुए एक वाक्यांश इस्तेमाल किया था, व्यवहार में बदलाव लाना। व्यवहार में बदलाव लाना। हाँ, ये बहुत गहरा है। एचआरडी का काम सिर्फ किसी को नया सॉफ्टवेयर सिखाना नहीं है, वो तो ट्रेनिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। असली मकसद है लोगों के सोचने, काम करने और एक टीम के तौर पर एक दूसरे से पेश आने के तरीके को बदलना। यानी आप कह रहे हैं कि ये स्किल सिखाने से ज्यादा सोच बदलने के बारे में है। बिल्कुल। इसी बात को भारत में एचआरडी के जनक कहे जाने वाले टीवी राव और आगे ले जाते हैं। स्रोत में उनके 3 मुख्य विचारों का जिक्र है। पहला, कर्मचारियों को न सिर्फ उनकी आज की नौकरी के लिए बल्कि भविष्य की भूमिकाओं के लिए भी तैयार करना। हाँ, और ये भविष्य शब्द यहां सबसे जरूरी है। आज की दुनिया में कौन सी नौकरी 5 साल बाद वैसी ही रहेगी जैसी आज है? शायद कोई भी नहीं। एक अच्छी एचआरडी स्ट्रैटेजी ये अनुमान लगाने की कोशिश करती है कि आने वाले समय में कंपनी को किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी और लोगों को उसके लिए आज से ही तैयार करना शुरू कर देती है। मतलब ये दूर की सोचने जैसा है। दूसरा विचार तो और भी दिलचस्प है। वो कहते हैं एक व्यक्ति के रूप में उनकी सामान्य क्षमताओं का विकास करना। ये तो नौकरी के दायरे से भी बाहर की बात हो गई। ये तो ऐसा लगता है जैसे कंपनी किसी कर्मचारी के पर्सनल डेवलपमेंट पे खर्च कर रही हो,
इसका कंपनी को क्या फायदा? ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि एक बेहतर, ज्यादा आत्मविश्वासी और सुलझा हुआ इंसान ही एक बेहतर कर्मचारी बनता है। अच्छा। अगर कोई कंपनी किसी को बेहतर संवाद करना या तनाव को संभालना सिखाती है तो वो स्किल सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, उसकी निजी जिंदगी में भी काम आएगी। और जब कोई इंसान अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा होता है तो उसकी ऊर्जा और सकारात्मकता का असर उसके काम पर भी पड़ता है। सही बात है। और उनकी तीसरी बात एक मजबूत टीम कल्चर बनाने की है। तो ये सिर्फ अकेले अकेले हर व्यक्ति को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां लोग मिलकर बेहतर काम कर सकें। बिल्कुल। अगर इन तीनों बातों को एक साथ देखें तो टीवी राव का नजरिया साफ हो जाता है। एचआरडी सिर्फ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम का कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल बनाने के बारे में है। इकोसिस्टम? हाँ, इसे ऐसे समझें कि ये उस खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने जैसा है जिसमें बेहतरीन फसल अपने आप उग सके। आप सिर्फ बीज पे ध्यान नहीं दे रहे, आप पूरी जमीन पर ध्यान दे रहे हैं। ये इकोसिस्टम वाली बात बहुत अच्छी है। तो इस इकोसिस्टम के मुख्य हिस्से क्या हैं? स्रोत इसके 4 मुख्य तत्व बताता है। पहला तो सीधा है, क्षमताओं का विकास यानी स्किल्स सिखाना, तकनीकी, मैनेजमेंट, लीडरशिप वगैरह। हाँ, ये तो बुनियाद है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन दूसरा तत्व है निरंतर सीखना जी। ये आज के समय में बहुत सुना जाता है। तीसरा है प्रदर्शन में सुधार और चौथा है संगठनात्मक विकास। यहाँ निरंतर सीखना पर रुकना जरूरी है। पहले के जमाने में लोग एक डिग्री लेते थे या कोई स्किल सीखते थे और सोचते थे कि ये पूरी जिंदगी काम आएगी। आज ये सोच काम नहीं करती। आज जो टेक्नोलॉजी सबसे नई है वो 2 साल में पुरानी हो जाती है। निरंतर सीखने का मतलब है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, ये एक आदत बन जानी चाहिए। और एचआरडी वो सिस्टम है जो इस आदत को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये सिर्फ भविष्य के लिए तैयारी नहीं, बल्कि लगातार बदलते वर्तमान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात है। बिल्कुल। और इसी से एचआरडी के उद्देश्य भी जुड़े हैं। स्रोत में कई उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे भविष्य के लीडर तैयार करना या बदलाव को अपनाने की क्षमता बढ़ाना। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछे। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि एचआरडी का सारा ध्यान कंपनी की जरूरतें पूरी करने पर है। इसमें कर्मचारी का क्या फायदा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कर्मचारी के विकास के नाम पर कंपनी का उल्लू सीधा करने का एक फैंसी तरीका है? ये एक बहुत जायज सवाल है और एक अच्छा एचआरडी प्रोग्राम वही है जो इस सवाल का सही जवाब दे। स्रोत बताता है कि ये दोनों के बीच एक पुल का काम करता है। दस्तावेज में दिए गए उद्देश्यों को देखिए। एक तरफ है कर्मचारी के प्रदर्शन में सुधार और संगठनात्मक संस्कृति बनाना, जो सीधे सीधे संगठन के फायदे की बात करते हैं। और दूसरी तरफ नौकरी से संतुष्टि और करियर विकास जैसे उद्देश्य भी हैं। हाँ, जो पूरी तरह से कर्मचारी पर केंद्रित हैं। असली जादू इन दोनों को एक साथ साधने में है। अच्छा। सोचिए, एक कर्मचारी को एक नया कोर्स करने के लिए भेजा जाता है जिससे कंपनी को फायदा होगा, लेकिन उस कोर्स से कर्मचारी का अपना रिज्यूमे भी तो मजबूत होता है, उसकी अपनी मार्केट वैल्यू भी तो बढ़ती है। सही बात है। जब कर्मचारी को ये महसूस होता है कि कंपनी सिर्फ उससे काम नहीं ले रही बल्कि उसके भविष्य में भी निवेश कर रही है, तो उसका कंपनी के प्रति समर्पण का स्तर ही अलग होता है। ये एक जीत-जीत की स्थिति बनाने की कोशिश है। ठीक है, तो ये भरोसे और आपसी फायदे का रिश्ता है। इसी से जुड़ी एक और बात दस्तावेज में कही गई है जो मुझे बहुत मजबूत लगी। क्या? ये एचआरडी की एक विशेषता बताता है कि ये विकास उन्मुख है, ना कि नियंत्रण उन्मुख। ये सुनने में छोटा सा अंतर लगता है, पर सोच में ये जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। पारंपरिक मैनेजमेंट का तरीका कंट्रोल पे आधारित होता है। नियम बनाओ, नीतियां बनाओ, देखो कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं। एचआरडी का नजरिया ठीक इसके उलट है। ये भरोसे पर आधारित है। ये कहता है कि आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही मौके, सही ट्रेनिंग और सही माहौल दो। और फिर देखो कि वे खुद कैसे बेहतरीन काम करते हैं। बिल्कुल। ये लोगों को संभालने की जगह उन्हें सशक्त बनाने की सोच है। और ये भी कि ये जन केंद्रित है, मतलब लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और भविष्य पर केंद्रित है। हाँ। तो अगर हम इस माहौल को थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो इसका दायरा कहाँ तक फैला है? ये सिर्फ ट्रेनिंग तक तो सीमित नहीं है जैसा कि हमने बात की। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। स्रोत में जो सूची दी गई है वो दिखाती है कि ये कर्मचारी के कंपनी में बिताए गए समय के लगभग हर पहलू को छूता है। जैसे? इसमें ट्रेनिंग और विकास तो है ही, साथ में प्रदर्शन मूल्यांकन भी है,
लेकिन एचआरडी के नजरिए से प्रदर्शन मूल्यांकन सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि किसमें अच्छा या बुरा काम किया। अच्छा, इसका मकसद ये पहचानना है कि किसे कहाँ और मदद की जरूरत है, किसे कौन सी नई स्किल सिखाई जा सकती है। मतलब ये रिपोर्ट कार्ड बनाने के बारे में नहीं, बल्कि आगे का रास्ता दिखाने के बारे में है। बिल्कुल। इसी में करियर प्लानिंग भी शामिल है, जहां मैनेजर कर्मचारी के साथ बैठकर ये योजना बनाता है कि वो अगले 5 सालों में खुद को कहाँ देखता है और कंपनी उसमें उसकी कैसे मदद कर सकती है। इसमें मेंटरिंग, काउंसलिंग और यहाँ तक कि कर्मचारी का सामान्य कल्याण भी शामिल है। मतलब ये एक कर्मचारी के पूरे जीवन चक्र को संभालने वाली व्यवस्था है। हाँ, कह सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब करने में बहुत समय, पैसा और मेहनत लगती है। कोई कंपनी ये सब क्यों करे? इसका सीधा सीधा क्या फायदा है? स्रोत इसके बहुत ठोस कारण बताता है। पहला, उत्पादकता में सुधार होता है, जो कि सीधा बिजनेस को फायदा पहुंचाता है। दूसरा, कर्मचारी टर्नओवर कम होता है। वो कैसे? जब लोगों को लगता है कि कंपनी में उनकी ग्रोथ के लिए मौके हैं, तो वे नौकरी छोड़कर कम जाते हैं। इससे भर्ती पर होने वाला खर्च और समय बचता है। और नौकरी से मिलने वाली संतुष्टि भी बढ़ती होगी, जिससे माहौल अच्छा रहता है। हाँ, और एक और बड़ा फायदा है नवाचार, यानी इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। जब लोगों को लगातार नई चीजें सिखाई जाती हैं और उन्हें प्रयोग करने की आजादी दी जाती है, तो वो नए आइडिया लेकर आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इन सब में सबसे बड़ा फायदा है प्रतिस्पर्धी लाभ बनाना। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, आज के बाजार में कोई भी कंपनी एक नया प्रोडक्ट बनाती है तो 6 महीने में दूसरी कंपनी उसकी नकल बना लेती है। सही बात है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपके प्रतियोगी भी उसे खरीद सकते हैं। जिस चीज की नकल करना लगभग नामुमकिन है, वो है आपके लोग, उनका कौशल, उनकी वफादारी और आपके ऑफिस का कल्चर। अच्छा। एक मजबूत, सीखने वाली और प्रेरित टीम ही किसी कंपनी की असली और अनोखी संपत्ति है, और इसी संपत्ति को बनाने और सहेजने का काम एचआरडी करता है। यहीं पर एचआरडी सिर्फ एक एचआर फंक्शन न रहकर कंपनी की सफलता का एक रणनीतिक हथियार बन जाता है। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि आपके लोग ही आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं। अब उस एक उलझन पर आते हैं जो कई लोगों को होती है। एचआरडी और एचआरएम में क्या फर्क है? ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, और ये फर्क समझना एचआरडी के असली सार को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो स्रोत के अनुसार एचआरएम यानी मानव संसाधन प्रबंधन लोगों के प्रबंधन के बारे में है। हाँ, मैनेज करने के बारे में। ये ज्यादातर प्रशासनिक काम है। इसका ध्यान रोजमर्रा के कामों पर होता है, जैसे भर्ती, सैलरी, छुट्टी के नियम, नीतियां लागू करना, ये सब। ये अल्पकालिक होता है। इसे ऐसे सोचिए कि एचआरएम गाड़ी को चलाने के लिए जरूरी रखरखाव जैसा है। रखरखाव? हाँ, गाड़ी में पेट्रोल डालना, सर्विसिंग करवाना, कागजात पूरे रखना। इसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। ये ज्यादातर प्रतिक्रियाशील होता है। मतलब कोई पद खाली हुआ तो भर्ती कर ली, महीने के अंत में सैलरी देनी है तो पेरोल चला दिया। ये सिस्टम को बनाए रखने का काम है। जबकि एचआरडी लोगों के विकास के बारे में है। बिल्कुल, ये विकासात्मक है, दीर्घकालिक है। इसका संबंध ट्रेनिंग, करियर ग्रोथ और भविष्य के लिए क्षमताएं बनाने से है। तो अगर एचआरएम गाड़ी का रखरखाव है, तो एचआरडी उस गाड़ी के इंजन को अपग्रेड करना, उसे भविष्य की रेस के लिए तैयार करना और ड्राइवर को नई तकनीकें सिखाना है। एचआरएम वर्तमान पर ध्यान देता है, एचआरडी भविष्य की तैयारी करता है। मतलब एचआरएम सिस्टम को सुचारू रूप से चलाता है और एचआरडी उस सिस्टम को लगातार बेहतर बनाता है। ये एक बेहतरीन एनालॉग है। इससे ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आपको गाड़ी चलाने के लिए एचआरएम भी चाहिए और रेस जीतने के लिए एचआरडी भी। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने जो दस्तावेज देखा उसके आधार पर एचआरडी एक सोची समझी लंबी अवधि की प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य कर्मचारियों की क्षमताओं को विकसित करना है, न सिर्फ उनकी आज की नौकरी के लिए बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी। कल्चर बनाने और एक ऐसा माहौल तैयार करने के बारे में है जिससे कर्मचारी और कंपनी दोनों एक साथ आगे बढ़ें। हमने ये भी देखा कि इसका दायरा ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा बड़ा है और ये एचआरएम के प्रशासनिक कामों से कैसे बिल्कुल अलग और रणनीतिक है। मूल विचार यही है कि किसी भी संगठन की असली ताकत उसके लोग होते हैं, और उन लोगों के विकास में निवेश करना ही किसी भी संगठन के लिए सफलता का सबसे पक्का और टिकाऊ रास्ता है। बाजार बदल जाएंगे, तकनीक बदल जाएगी, लेकिन एक सीखने और बदलने के लिए तैयार टीम हमेशा आपकी सबसे बड़ी मजबूती बनी रहेगी। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है। स्रोत कहता है कि एचआरडी क्षमताएं हासिल करने में मदद करता है,
लेकिन आज जब हम एआई और ऑटोमेशन के युग में जी रहे हैं, तो अगले 10 सालों में विकसित करने के लिए सबसे जरूरी क्षमताएं कौन सी होंगी? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। क्या भविष्य की सबसे कीमती क्षमताएं तकनीकी होंगी, जैसे कोडिंग या डेटा साइंस, या फिर वो क्षमताएं ज्यादा मायने रखेंगी जो मशीनों में नहीं होती, जैसे रचनात्मकता, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की कला, सहानुभूति और लगातार बदलाव के साथ ढल जाने की क्षमता? शायद भविष्य का एचआरडी इन्हीं विशुद्ध मानवीय क्षमताओं को निखारने पर सबसे ज्यादा ध्यान देगा।